क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स थ्योरी। आपको बताया गया कि हाइगेन्स थ्योरी से रिफ्लेक्शन का लॉ अगर करना है और रिफ्रैक्शन का करना है, तो आपको जो हाइगेन्स थ्योरी बताई गई है देयर आर 3 पॉइंट्स, उनको लिखिए। और अगर रिफ्लेक्शन का लॉ पूछा जाए तो उसको अपना प्रूफ करिए, और रिफ्रैक्शन पूछा जाए तो आप रिफ्रैक्शन को प्रूफ करिए। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें डिस्कस करना है। तो जो हाइगेन्स थ्योरी होगी वो तो आप कर लेंगे, 3 पॉइंट्स हैं उनको बता दीजिएगा। हाइगेन्स थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट में क्या करना होता है? वेव फ्रंट की डेफिनेशन बता दो। ये भी बता दो कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल, लाइन सोर्स का सिलिंड्रिकल और प्लेन सोर्स का लैमिनर। उसके बाद में सेकेंड नंबर पॉइंट पर सेकेंडरी वेव्स का बता दो क्या है। सेकेंडरी वेव्स के रिगार्डिंग जो बताया गया है कि वेव फ्रंट में जो प्रेजेंट आपके मीडियम पार्टिकल्स हैं उनसे जो वेव निकलती हैं वो सेकेंडरी वेव्स कहलाते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग आपका सोर्सेज हैं वही मीडियम पार्टिकल्स क्या बन जाता है, सेकेंडरी वेव सोर्स। मेन वाले वेव सोर्स के बाद जो सोर्सेज बन रहे हैं वो क्या है, सेकेंडरी। और थर्ड में आप बता दीजिए डायरेक्शंस के बारे में, कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है वो वेव फ्रंट के कैसा है, परपेंडिकुलर। 3 पॉइंट्स आपने लिखे, यही आपका हाइगेन्स थ्योरी हो गया, हाइगेन्स प्रिंसिपल हो गया। वैसे थ्योरी कहना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल भी लिखते हैं क्वेश्चन में तो दैट्स ओके। अब हम इसका रिफ्रैक्शन इसको यूज करेंगे, और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको जरा देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन के लिए बाउंड्री चाहिए, तो एक बढ़िया सी बाउंड्री बना ली, नाम रखा जेड डैश एंड जेड, ये प्लेन बाउंड्री है। हाइगेन्स की थ्योरी में वेव फ्रंट आके गिरता है, तो प्लेन वेव फ्रंट लिया हमने, ये रहा प्लेन वेव फ्रंट। क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलरली ही प्रोपेगेशन होगा, डायग्राम बहुत बेस्ट बनाइए। वेव फ्रंट पहले आकर के बाउंड्री पर गिरेगा, देखिएगा वहां से पैरेलल है क्या इसके, उसके लाइट के, इस लाइट के पैरेलल है क्या? ठीक है। हमारे वेव फ्रंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाइन से है, और ये पैरेलल वाला वेव फ्रंट है। बहुत सारे इसके पास में सेकेंडरी सोर्सेज हैं, बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं। यहां लिख देते हैं वेव फ्रंट। लास्ट संडे को जो क्लास थी उसी से रिलेटेड है ये, और इसी के परपेंडिकुलरली वेव ट्रेवल करती है। तो वेव फ्रंट में अगर 10,000 पार्टिकल्स हैं तो 10,000 से वो निकलेगी वेव, बट हम सबको नहीं दिखा रहे हैं, केवल जो एक्सट्रीम पर है उनको दिखा रहे हैं। और ये वेव फ्रंट आकर के इस बाउंड्री पर गिरा, ये देखिए वेव फ्रंट आके गिर चुका है लाइक दिस। वेव फ्रंट जो है इसका नाम है AB, और ये गिर चुका है बाउंड्री पर। तो सबसे पहले बाउंड्री को किसने टच किया है, B ने। B वाला सोर्स है, या वेव फ्रंट में जो सेकेंडरी सोर्स B है उसने बाउंड्री को टच किया है। अच्छा, ये जो A वाला सोर्स है इससे जो एनर्जी निकल रही है वो बाउंड्री को टच करने में भी टाइम लेगी। तो सपोज दैट कि ये जो वेव फ्रंट में जो ये A वाला पार्टिकल है जो सेकेंडरी सोर्स है, इसकी वेव बाउंड्री तक पहुंचने में T समय लेगी, ऐसा एज्यूम कर लिया, लिख दिया मैंने यहां पर। तो हाइगेन्स थ्योरी के वो 3 पॉइंट्स आप लिख देंगे,
और रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि लेट आफ्टर टाइम t वेव फ्रॉम ए, आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ए, चलो लिख देते हैं फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ए, सेकेंडरी सोर्स ए टचेस द बाउंड्री, टचेस द बाउंड्री। तो t समय के बाद जो a से निकलने वाली एनर्जी है वो बाउंड्री को टच करेगी। तो उसी t समय पर ये जो b वाली जो पहले ही टच कर चुकी है, तो b वाली जो एनर्जी है वो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, करेगी ना रिफ्रैक्शन। तो मैंने नॉर्मल बनाया भाई, और माइंड में आपको सेटिंग बना लेनी है, डेंसर रेयर जो भी व्हाटएवर आपके दिमाग में है। तो मैंने अपना जो है जो डायग्राम में बनाने जा रहा हूं वो रेयर से डेंसर जा रहा हूं। तो बी वाली एनर्जी जब रिफ्रैक्शन करेगी तो किधर की तरफ डेविएट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आई इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टी समय पर बी वाली एनर्जी यहां पहुंच चुकी है, बी वाली एनर्जी ट्रेवल करते हुए यहां पहुंच चुकी है, कितने समय में, टी समय में। और अब जो जहां पहुंच चुकी है उस पॉइंट का नाम है बी डैश, और ए वाली एनर्जी टी समय पर बाउंड्री को टच कर चुकी है, तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ए डैश। तो जिस तरीके से बी वाली एनर्जी बी डैश पहुंच चुकी है, तो बी से जस्ट पहले वाला जो पॉइंट है उसकी एनर्जी भी कुछ डिस्टेंस चल चुकी होगी। बोलो भाई, हमारे वेव फ्रंट में बहुत सारे मीडियम पार्टिकल्स हैं, तो रूलिंग तो ये कहती है कि मुझे हर एक पार्टिकल की एक्टिविटी दिखानी चाहिए कि ए वाले मीडियम पार्टिकल की वेव क्या कर रही है, बी वाले की क्या कर रही है, और बाकी जो इनके बीच में है वो क्या कर रही है। तो सिचुएशन को समझो, मैं बी की बात करूंगा और मैं ए की बात करूंगा, और इनके बीच में जो और आपके पॉइंट्स हैं, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, उनकी बात भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे, टी समय पर बी वाले की एनर्जी बी डैश तक पहुंच चुकी है, तो जो ये वाला डॉट है ये, इसकी एनर्जी भी तो कहीं पहुंच चुकी होगी, मान लेते हैं वो यहां आ गई है, और जो इसके जस्ट बाद वाला डॉट है सबकी एनर्जी कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी। तो रिफ्रैक्शन करने के बाद केवल ए का रिफ्रैक्शन होना बाकी है। ए वाला जब बाउंड्री को टच करेगा, क्योंकि सबसे लास्ट में बाउंड्री को कौन टच करेगा, ए वाला, बाकी के सारे पार्टिकल जो है बाउंड्री को टच कर चुके होंगे वन बाई वन करके, तो उनका तो रिफ्रैक्शन हो चुका होगा। और जब सबकी टी समय पर हमने लोकेशन देखी और फिर उन सारी लोकेशंस को जब हमने ज्वाइन किया, तो ये देखिए इंसिडेंट वाला वेव फ्रंट ए बी है, और रिफ्रैक्शन के बाद वाला जो वेव फ्रंट है टी समय बाद वो कौन है, ए डैश बी डैश। क्लियर है ये बात, इंसिडेंट वाला वेव फ्रंट कौन है, ए बी, और रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट है वो कौन है, ए डैश बी डैश। क्लियर। तो यहां पर लिखा कि लेट आफ्टर टाइम टी वेव फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ए टचेस द बाउंड्री, देन in this time refracted wavefront is a dash b dash। एग्री, बोलो भाई। अब देखिए, जहां से एनर्जी आ रही है वो मीडियम 1 है, और जहां जा रही है वो मीडियम 2 है। और मीडियम 1 में लाइट की जो स्पीड है वो हम v1 से लिखते हैं। तो देखो ए डैश डायग्राम के साइड में यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट वाला वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट दैट इज ए बी, और जो रिफ्रैक्टेड वाला वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट वो है आपका ए डैश बी डैश, वो ए डैश बी डैश। तो ए डैश यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ए डैश वो डिस्टेंस है जो कहां ट्रेवल की जा रही है, मीडियम 1 में। तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट को हम v1 से लिखते हैं, और टाइम t है तो यहाँ पे v1t।
और ये जो बी बी डैश एनर्जी है वो भी कितने टाइम में ट्रेवल करी गई है, टी समय में, तो बी बी डैश लिखा मैंने। और ये जो डिस्टेंस है बी बी डैश वो मीडियम 2 में ट्रेवल की जा रही है, तो भाई डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया v2t। ठीक है, इतनी बात। नाउ वी कंसीडर कि जो इंसिडेंट एंगल है वो I है और जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो R है। ध्यान देना भाई, ये आपका AB वेव फ्रंट है और ये आने वाली एनर्जी है। तो वेव का जो मोशन होता है वो वेव फ्रंट से कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। ये एंगल 90 होगा, तो ये कितना मिला हमको, 90 माइनस I, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना आ गया, I आ गया। डन। आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस R। नॉर्मल से ये आपका जो नॉर्मल है ये पूरा एंगल 90 है, बोलो। और ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड वाली लाइट वेव है ये, जरा चेक द एरो, इस एरो को देखो। तो रिफ्रैक्टेड हो या इंसिडेंट हो, वेव फ्रंट से कितने डिग्री पर होती है, 90। ये एंगल कितना होगा, 90। बोलो भाई, ये 90, ये 90 में से आप ये कितना हो जाएगा, R। ये जो एंगल्स की कैलकुलेशन है वो क्लियर है यार। हाइगेंस थ्योरी के थर्ड पॉइंट में आपने लिखा था कि एनर्जी का जो प्रोपेगेशन है वो वेव फ्रंट से हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो बीबी डैश है वो एनर्जी का ही तो प्रोपेगेशन है, और बीबी डैश जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव है, उसका वेव फ्रंट कौन है, ए डैश बी डैश। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा और आगे तक ले जाएं तो ये हमेशा वेव फ्रंट से 90 डिग्री पर ही होगा ऑलवेज, एंड इसलिए ये एंगल R आ गया। कंफर्म है इतनी बात, चलिए क्लियर है, एंगल्स की कैलकुलेशन क्लियर है। तो अब आप देखें, ट्राइंगल है ए डैश बी, इन ट्राइंगल ए डैश बी साइन I निकाला मैंने, साइन I, ये I है, ये 90 है भाई। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर है ए डैश, और यहां पर अपॉन में आ जाएगा ए डैश बी। ओके, साइन I हो गया। और जो ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल नाम है बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश ए डैश, साइन R निकाला। तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया बी बी डैश, और अपॉन में आ गया ए डैश बी। दोनों को जरा डिवाइड कर लें, दोनों को डिवाइड कर लें। साइन I और साइन R जो निकाला है वो क्लियर है, दोनों को डिवाइड किया है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू ए डैश अपॉन में ए डैश बी, और यहां से आएगा बी बी डैश अपॉन में ए डैश बी। ए डैश बी से ए डैश बी कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा साइन I अपॉन में साइन R, ए डैश अपॉन में बी बी डैश। और ए डैश और बी बी डैश को हम इक्वेशन 1 से जो भी रिजल्ट है उसको पुट अप कर देते हैं। तो और आगे मूव करते हैं, साइन I बाई साइन R, ए डैश देखिए v1t है और बी बी डैश v2t है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। और साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू आ गया v1 बाई v2, और v1 बाई v2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि 1/2। और किसी भी गिवन मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो 1/2, जैसे अगर हमने कहा कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सबके लिए मीडियम 1 एयर होगा और मीडियम 2 ग्लास होगा। तो आपको बाउंडेड मीडियम यानी जो आपके गिवन है, जो आपके मीडियम गिवन है वो फिक्स हो गए ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट। तो जो 1/2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट। और जो स्नेल्स का जो मेन वाला लॉ है, जो पहला वाला लॉ है इंसिडेंट लाइट
रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं, बड़ा कॉमन सी बात है। बड़े स्टैंडर्ड पर इसको तो कुछ मानते ही नहीं है कि ये कोई लॉ भी है, वो तो आप जानते ही हो। लेकिन जो मेन लॉ है वो यही तो कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट, यही स्नेल्स लॉ है। तो ये एक्सप्लेन हो गया आपका बाय यूजिंग द हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसके पहले हमने जो है संडे की क्लास में आपको बताया था रिफ्लेक्शन का लॉ बाय द यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है।